हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस एक्सप्लेन सीरीज़ में मैं बात करूँगा पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेड सीक्रेट्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बीच का जो डिफरेंस है। वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज अभी रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी कि अमेरिका ने एक वैक्सीन पेटेंट का वेवर दिया है। तो हमें समझना है बेसिकली पेटेंट क्या होता है, ये वेवर कैसे काम करते हैं, WTO का रोल क्या है। तो इस सेशन में हम लोग सारी बातें करेंगे, डिटेल में समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, आप पेशेंस रखेंगे तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मिल जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से हमारा मतलब क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो राइट्स दिए जाते हैं वही सारे हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेडमार्क्स। तो उनके बीच का अंतर हम लोग समझेंगे। देन एक मिलती जुलती टर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो ऑर्गेनाइजेशंस है, WTO का वहाँ पे जो रोल है, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का रोल है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे इन अ ईजी मैनर। आगे बढ़ने से पहले इस सेशन का जो PDF रहेगा वो मैं हमारी मोबाइल O2IAS एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड होगा, जैसे कि बाकी वीडियोस का होता है। तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन सीरीज़ के फोल्डर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस मोबाइल एप्लीकेशन पे और बहुत सारी फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस एप्लीकेशन का जो डाउनलोड लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको पिन मिलेगा, आप वहां से जाके इसको ले सकते हैं। तो अब हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। पहला पॉइंटर है डिस्कशन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? तो देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो मेन मीनिंग है वो ये है कि ऐसी कोई भी क्रिएशन, आपकी क्रिएशन, आपको कोई आपके दिमाग में कोई यूनिक आइडिया आया, उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर देते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने उसको इनोवेट किया, आपने कुछ आर्टिस्टिक इंप्रेशंस बनाए, आपने कोई पेंटिंग बनाया, आपने कोई IC चिप डिज़ाइन किया, दिस इज़ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बट उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आपका सेफ गार्ड मिले, आपको सेफ गार्ड मिले कि उस प्रॉपर्टी को आपकी परमिशन के बिना कोई यूज़ नहीं कर सकता, तो दीज आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब एक बात यहाँ समझने लायक है कि आपको एक आइडिया आया, आइडिया इज नॉट योर प्रॉपर्टी। बेसिकली आइडिया, नोबडी कैन डिफेंड दिस कि दिस इज माई आइडिया अनटिल अनलेस आपने उस आइडिया का एक प्रोटोटाइप, एक प्रूवन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखा दिया। सो ये बात समझनी है यहाँ, आइडिया इज नॉट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बट आइडिया को यूज करके आपने जो इनोवेशन किया, जो भी क्रिएशन करा, आइडिया, इनोवेटिव आइडिया से क्रिएशन जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाएगा। और उस प्रॉपर्टी को लेके आपको जो राइट मिला जाता है, जो क्रिएटर को एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और यही राइट्स के टाइप्स हैं जो हमारा आज टॉपिक है, वो ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन कौन से होते हैं। जस्ट लाइक पहला है जी पेटेंट्स, जिसकी मैंने बात करी। पेटेंट्स एक राइट दिया जाता है क्रिएटर को, कॉपीराइट एक राइट दिया जाता है, ट्रेडमार्क्स हैं, ट्रेड सीक्रेट्स हैं, और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यहाँ यूज़ होती हैं, जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया, यूटिलिटी मॉडल्स हो गया। मैं जानबूझ के उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को यहाँ नहीं लेके आ रहा, बिकॉज ये वीडियो सिविल सर्विसेज या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस पर्पज़ से बनाया जा रहा है। ये मैनेजमेंट की क्लास नहीं है, बिजनेस की क्लास नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाएंगे। ये 4 चीज़ों का डिफरेंस समझना है तो हमारा पार्ट हो जाएगा। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग राइट्स क्यों देते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज इनोवेशन को एनकरेज करता है। इनोवेशन ही इकोनॉमिक ग्रोथ का मूल आधार है। वो कैसे है, आप किसी भी पिछले सालों में, पिछले सेंचुरीज़ में हुई इनोवेशंस को देखिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम बहुत सारी इनोवेशंस हुई, तो फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ उसी से होता है। अगर लोग इनोवेट करना बंद कर देंगे तो डेफिनेटली हमारा जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट, जो ईज़ ऑफ लिविंग है, वो ग्रोथ रुक जाएगा। सो इनोवेशन तभी होगा जब इनोवेशन, जो इनोवेटर्स हैं उनको कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स मिलें और वो इनोवेशन दुनिया के सामने रखें। वरना कोई एक्सक्लूसिव बना के बैठेगा तो दिखाएगा नहीं, बिकॉज उसको कॉपी पेस्ट करके लोग ज़्यादा फायदा ले जाएंगे, उसको मिल नहीं पाएगा। सो इस पर्पज़ से इनोवेशन को इनकरेज करता है, राइट्स दिए जाते हैं, क्रिएटर्स को एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प करता है। अगर किसी कंपनी ने एक्सपैंड करना है एक पेटेंट्स या एक कॉपीराइट को लेके, तो दे कैन एक्सपैंड ईजिली बाय यूजिंग दिस IPR लॉज अक्रॉस द ग्लोब, राइट। तो इन सभी से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ईज ऑफ लिविंग प्रमोट होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रमोट होता है। दैट इज वाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इतना महत्व है। अब इनके डिफरेंट टाइप्स को हमें समझना है। पहला टाइप है जी पेटेंट। अब यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, तो देखिए पेटेंट को पहले समझते हैं। सबसे पहले पेटेंट को समझना जरूरी है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
पेटेंट क्या है? मान लीजिए आप इनोवेटर हो, आप कोई कंपनी हो, आपने कुछ नया प्रोटोटाइप बनाया, आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आया, उस आइडिया को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे दिखा दिया, दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। आपने किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करके इनोवेट करा, आपने कोई चिप बनाया, आपने कोई दवाई बनाई, वैक्सीनेशन बनाया, कार बनाई, इंजन बनाया, वट एवर इट इज़। तो उस प्रोटोटाइप को आपने दुनिया के सामने रखा, बट उसको कोई आपकी परमिशन के बिना कॉपी नहीं कर सकता, बिकॉज आपको एक राइट दिया गया। दिस इज कॉल्ड पेटेंट। पेटेंट यानी कि 20 साल फ्रॉम दी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास उसके एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग राइट्स रहेंगे। जब तक आप किसी को अलाउ नहीं करेंगे ऑन दी सर्टेन एग्रीमेंट्स, आपको उस चीज़ की कोई काउंटरफिटिंग नहीं कर सकता है। ये कैसे संभव होगा? ये संभव होता है, हमारे पास बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जस्ट लाइक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इनके डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं जिनकी हम लोग अंत में बात करेंगे, और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के कंबाइंड एफर्ट्स के चलते जो सारी कंट्रीज हैं वो किसी कॉमन ग्राउंड पे एग्री हुई हैं, और हर एक कंट्री ने अपने देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स को लेके, प्रोटेक्शन को लेके लॉ बनाया हुआ है। ठीक, पेटेंट्स की बात क्लियर हुई। फिर भी आगे मुझे आपको बताना है, पीडीएफ में लिखा भी हुआ है जो बातें मैंने बताई। दूसरी हम लोग बात करते हैं कॉपीराइट्स की। सिमिलरली जैसा सा हम लोगों ने पेटेंट्स के केस में देखा कि इट वाज रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस इन जनरल, इनोवेशन है, प्रोटोटाइप क्रिएशन है। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई आइडिया था, आपने पोएम लिखी, आपने कोई आर्टिस्टिक वर्क लिखा, तो दोज ऑथर्स राइट्स बोलते हैं कॉपीराइट्स को। तो लीगल टर्म है, ऑथर्स को, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स को जो एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं, दे आर कॉल्ड कॉपीराइट्स। और कोई अंतर नहीं है इनमें। वहाँ पे क्रिएटिव प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, प्रोसेसेस की बात कर रहे थे, जहाँ पे बुक्स, पोएम्स, जो भी पेंटिंग्स, लिटरेरी वर्क्स हैं, इनको वो कॉपीराइट की प्रोडक्शन यहाँ पे मिलती है कि आपके परमिशन के बिना आपका काम कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता। तीसरी टर्म यहाँ पे निकल के आती है, दैट इज ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स क्या है? ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड नेम्स। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आप कोई भी एबीसी प्रोडक्ट बनाते हो और आपका नाम उस प्रोडक्ट के कारण बहुत फेमस हो जाता है ना। मान लीजिए एप्पल जो है वो फ़ोन बना रहा है, तो एप्पल इज़ अ बेसिकली अ ट्रेडमार्क ना। कोका कोला जो है वो बेवरेजेस बना रहा है, तो कोका कोला इज़ अ ट्रेडमार्क। कोई इस सिमिलर नाम से अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकता। ये ब्रांड नेम्स को एक राइट दे दिया जाता है। ये कोई इनोवेशन नहीं है, ये कोई एज एन सच नया आइडिया नहीं है, बट येस उनके द्वारा की गई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कोई पायरेसी या काउंटरफिटिंग ना हो, तो उनका ब्रांड नेम कोई मिसयूज़ ना करे, इसके लिए जो राइट मिलता है इसको हम लोग ट्रेडमार्क कहते हैं। इसको लेके भी हर एक कंट्री में लॉज हैं। इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटीज़ हैं उनमें भी इसके प्रोटेक्शन को लेके प्रावधान है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होता है? ऐसी चीज़ कोई बहुत बड़ी इनोवेशन तो ना है, बहुत बड़ा चेंज नहीं ला रहा। बेसिकली ये कोई प्रोटेक्शन नहीं है एज एन सच, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए करा जाता है। मान लीजिए आप कोका कोला हैं या आप KFC हैं, KFC वाले कहते हैं कि हम ना 11 हर्ब्स का मसाला डालते हैं तब हमारा चिकन इतना टेस्टी होता है। कोका कोला कहता है कि हमारा 125 साल पुराना फार्मूला है और वो एक सीक्रेट फार्मूला है जो कि एक डिस्टिंक्ट टेस्ट देता है। तो देयर आर सम प्रैक्टिसेस इन द बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग जो आपके प्रोडक्ट को एक डिस्टिंक्शन देते हैं, जिसकी वजह से आप मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हो। तो नॉर्मली हर एक कंट्री में रहता है कि आप अपने इंग्रेडिएंट बताइए। हर एक, आप कोई भी खाने का प्रोडक्ट यहाँ देख लीजिए, या किसी भी हर एक देश में एक लॉ रहता है कि आपको एक बेसिक प्रोसेस बताना है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। लेकिन इन डिस्टिंक्ट प्रैक्टिसेस को, ट्रेड सीक्रेट्स को अलाउ कर दिया जाता है कंपनीज को कि वो अपना सीक्रेट रख सकते हैं। और हाँ, ये कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर ट्रेड सीक्रेट लीक हो जाता है तो डेफिनेटली दूसरी कंपनी इनको सू नहीं कर सकती। मान लीजिए कल को कोका कोला का सीक्रेट लीक हो जाता है और उसको कोई लोकल कंपनी कैंपा शैम्पा कोला उसको कॉपी पेस्ट करके अपने उसमें डालना शुरू कर देते हैं, तो कोका कोला के पास ऐसा कोई राइट नहीं रहेगा कि वो लोग इनको सू कर दें कोर्ट में, जैसा कि पेटेंट और कॉपीराइट के केस में रहता है। पेटेंट का मेन मतलब क्या होता है कि अगर इसको कोई आपके किसी भी प्रोटोटाइप को कोई दूसरी कंपनी कॉपी कर रही है और आपके पास उसके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसको सू कर सकते हैं। इस केस में प्रोटेक्शन नहीं रहता, लेकिन सरकार कंपनीज को अलाउ करती है कि आप इसको सीक्रेट रखिए जब तक आप रख सकते हैं। दैट इज़ अ काइंड ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एनकरेज करना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को अपने पास रखना इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स, राइट। तो इन अ नटशेल अगर आप लोग देखें डिफरेंस की हम लोग बात करें तो कॉपीराइट
जो था और पेटेंट था, ये है प्रोटेक्शन। इनमें 20 साल या 70 साल, जैसे जैसे कॉपीराइट के केस में क्या होता है कि जिस बंदे का कॉपीराइट है उसकी ज़िंदगी प्लस 70 साल एक्स्ट्रा जब से भी रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, उस हिसाब से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। एक्सक्लूसिवली आपके बिना कोई यूज़ नहीं करेगा या आपको रॉयल्टी वगैरह पे करेगा। सिमिलरली पेटेंट्स के केस में 20 ईयर्स रहता है, 20 साल है ना। ट्रेड सीक्रेट की एज एन सच कोई लिमिट नहीं होती, जब तक आप उसको सीक्रेट रख सकते हैं आप हैं, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है आपको, कोई भी आप कोर्ट ऑफ लॉ में अचीव नहीं करेंगे। हाँ, जिस एम्प्लॉय ने लीक करा आपका फार्मूला उसको नौकरी से ज़रूर निकालेंगे, उस पर आप 420 का मुकदमा भी कर सकते हैं, लेकिन किसी और कंपनी के खिलाफ आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। सिमिलरली जो ट्रेडमार्क्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स इज लाइक द ब्रांड नेम्स जो कंपनीज प्रोटेक्ट करती हैं कि इनको कोई रीयूज़ नहीं करेगा हमारे बिना। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें थी। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस देर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कन्वेंशनल वाले जिनकी मैं बात कर रहा था। देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनका कोई ना कोई ओरिजिन किसी पर्टिकुलर प्लेस से है, पर्टिकुलर एरिया से है, किसी ट्राइब से बिलोंग करता है कि ये चीज़ वहीं से शुरू हुई है। किसी इंडिविजुअल के पास तो ऐसा क्लेम नहीं है कि सिर्फ ये मैंने पहली बार बनाया, बट ऐसे कुछ एरियाज हैं जो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जाने जाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया बीकानेर है ना, बीकानेरी भुजिया इस फेमस की राजस्थान बीकानेर एरिया, वहाँ का भुजिया फेमस है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरे देश में और भुजिया कहीं मिलता नहीं, बट दैट पार्ट इज़ फेमस है ना। तिरुपति का लड्डू फेमस है, पंजाब की फुलकारी फेमस है, कुल्लू के शाल फेमस हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका बेसिक मानना ये है कि इस तरीके के पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो रीजनल प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनली रीच मिलनी चाहिए। तो कैसे मिलेगी? तो वो एरिया को एज अ ब्रांड, एरिया को एज एन प्रोमोशनल कैंपेन्स में दिखाया जाता है, इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिलता है, लोकल जो नेशनल रजिस्ट्रीज हैं वहाँ पे रिकॉग्निशन मिलता है, तो एक ब्रांडिंग होती है, एक अवेयरनेस फैलता है एक रीजनल प्रोडक्ट के बारे में। तो उस एरिया का एक कम्युनिटी काइंड ऑफ एन कम्युनिटी राइट, कम्युनिटी एक अवेयरनेस हो जाती है। उस एरिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक बड़ा बूस्ट मिलता है। और इसका कारण यही बताया गया कि वाकई ही ये प्रोडक्ट वहीं पे ओरिजिनेट हुआ था, बाद में सभी ने कॉपी किया। जैसे वो रसगुल्ला का केस था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के केस में कि रसगुल्ला कहाँ से पहली बार बनना शुरू हुआ। तो भारत देश में, इंटरनेशनली भी, इंडिया में भी लगभग 550 प्लस जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्टर्ड हैं। ये कहाँ पे करे जाते हैं? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, पहले DIPP हुआ करता था। इसमें एक स्पेशल रजिस्ट्री है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। वहाँ पे सारी जो भी कम्युनिटीज़ हैं, जो भी एरियाज़ हैं, जो स्टेट्स हैं, वो अपनी अपनी नॉमिनेशंस भेजते हैं, उनमें उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वो रजिस्टर हो जाते हैं। थोड़ा सा आप इस पर होमवर्क कर लीजिएगा। जस्ट वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की वेबसाइट पे जाना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, और रीसेंट के जो 20-30 ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस देश में मिले उनको आप याद कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं है तो कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा रीसेंट वाले। बट प्रीलिम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो इन अ नटशेल, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक कम्युनिटी राइट है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को दिया जाता है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जो उस एरिया का स्पेशल हो और वहीं उसका ओरिजिनेशन हुआ हो पहली बार। ये कंट्रीज़ को भी होता है, जैसे बासमती राइस है और बहुत सारी चीज़ें इंडिया की जो फेमस है, दार्जिलिंग टी है, और ये किसी स्टेट स्पेसिफिक ट्राइबल एरियाज के लिए भी अप्लाई होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज रिलेटेड टू ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स, जिसके वेवर की बात हो रही थी, जो बेसिकली न्यूज़ मुझे एक्सप्लेन करना है वो ये है कि अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपने समझे वो है क्या। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में से आती है। 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसमें से WIPO एक है, जिसका मेन मोटिव जनेवा में सिचुएटेड है। मेन मोटिव क्या है कि इनोवेशन को इनकरेज करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन को लेके बहुत सारे एग्रीमेंट्स बनाना और कंट्रीज को एक मंच पे लेके आना कि आप इनको एग्री करिए, है ना। और बेसिकली समझिए तो रजिस्टर करना, इंटरनेशनली आपने को पेटेंट रजिस्टर करना है तो WIPO वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आगे करवाता है। देन दूसरी बॉडी आती है WTO, विश्व व्यापार संघ, है ना, ये भी जनेवा में सिचुएटेड है। तो WTO का मेन काम क्या है कि रूल बेस्ड ट्रेड ऑर्डर बनाना ग्लोबली।
ग्लोबल रूल बेस्ड ट्रेड ऑर्डर का मतलब है कि जितना भी व्यापार हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको रेगुलेट कैसे करते हैं, इंटरनेशनल लॉ बनाना। अगर उस लॉ में कोई गड़बड़ी होती है, कोई कंट्री वायलेट करता है, तो उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म डब्ल्यूटीओ प्रोवाइड करता है। काइंड ऑफ एन कोर्ट है कि कंट्रीज एक दूसरे को ट्रैक करके लेके जाते हैं कि भाई ये बात नहीं मान रहा, व्यापार को खराब कर रहा है। मुद्दा क्या है कि एक्सपोर्ट का रेशियो बढ़ाना, ग्लोबल जीडीपी टू एक्सपोर्ट का जो रेशियो है उसको बढ़ाना, सो दैट कि व्यापार में वृद्धि हो, इकोनॉमिक समृद्धि आए हर एक कंट्री में। ऐसा कुछ इनका मोटिव है। अब WIPO और WTO जो हैं, ये इन्होंने 95 ऑनवर्ड्स ये एक मंच पे आए और इन्होंने बोला कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ट्रेड एज वेल, तो उनको हम लोग प्रमोट करते हैं। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए WTO का ऑलरेडी मैकेनिज्म है, तो वहाँ पे लेके जाते हैं। अगर कोई कंट्री नहीं करता, इस बात को नहीं मानता, तो वो लायबल होगा जो भी एक्शंस WTO बोलेगा। इसके लिए वो एग्रीमेंट आता है, दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इनमें वो सारी बातें जो मैंने एक दो चीज़ें मिस भी करी, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, यूटिलिटी मॉडल्स, वो भी गिवन है कि पेटेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, इसको कैसे ट्रीट करना है। और इसमें जोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में भी लिखा गया है, जो कि जोग्राफिकल एरिया स्पेसिफिक चीज़ें हैं। अब भारत की अगर बात करें, ये भी मैं समझाऊंगा ट्रिप्स और क्या है। भारत जो है वो, भारत ने ट्रिप्स एग्रीमेंट, WTO के भी हम लोग मेंबर हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट भी हमने साइन करा हुआ है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी हम लोग मेंबर हैं। और भारत जो कि WIPO लगभग 24 इस तरीके की वेरियस ट्रीटीज साइन करवा के बैठा है सारी कंट्रीज के साथ। उनमें से कुछ ट्रीटीज इंडिया ने, कुछ क्या मोस्ट ऑफ द ट्रीटीज इंडिया ने भी साइन करी हुई हैं, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ देम इज बुडापेस्ट ट्रीटी है, या पेरिस कन्वेंशन है, या बर्ने कन्वेंशन ऑन आर्टिस्टिक वर्क्स। एक काम करना, सारी पढ़ के नहीं सुनाता, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या जो मैं PDF दूंगा उस PDFs में से एक बार एक रीडिंग देनी है, 4-5 नाम आपको याद रह जाएंगे। जैसे बर्ने कन्वेंशन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में जो भी कॉपीराइट एक्ट है उसका इंटरनेशनल आधार क्या है, दैट इज बर्ने कन्वेंशन। भारत का जो कॉपीराइट एक्ट है, या भारत का जो पेटेंट्स एक्ट 1971 है, या 2003 का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर अमेंडमेंट हुआ, 2016 में हुआ, तो कोई ना कोई इंटरनेशनल ट्रीटी उसका बैकएंड पे रहा है। तो मैंने एक लिस्ट दी है जो कि इंडिया ने साइन करे हैं, उनको आप देख लीजिएगा तो आसानी होगी। अब हम बात करते हैं ट्रिप्स की। WTO का एग्रीमेंट है और 95 ऑनवर्ड्स इंडिया ने भी WTO की मेंबरशिप ली, ट्रिप्स को भी हम लोग एग्री करते हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक देश में अपने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर लॉ है, और वो बने उन्हीं लाइंस पे हैं जैसा कि WIPO चाहता था। अब मान लीजिए किसी कंपनी जो कि WTO की मेंबर है, कोई WTO की मेंबर है, USA फॉर उदाहरण के लिए ले लीजिए, वहाँ पे किसी कंपनी का पेटेंट राइट रजिस्टर्ड है और भारत में कोई कंपनी उसको कॉपी करना शुरू कर देती है, तो बीइंग अ WTO मेंबर इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो USA वाली कंपनी के पेटेंट राइट्स की रक्षा करे यहाँ पे, और उस कंपनी पे लीगल एक्शन ले। दूसरे शब्दों में ये समझिए कि किसी भी कंट्री जो कि WTO और ट्रिप्स की मेंबर है, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री का पेटेंट राइट को वायलेट नहीं करेगा, भले ही वो प्राइवेट कंपनी है, उस पर सरकार एक्शन ले। अब जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो एक सबसे बड़ी मुश्किल जो हमारे सामने आती है, दैट वाज रिलेटेड टू जेनेरिक मेडिसिन। नॉर्मली तो जेनेरिक मेडिसिन का मतलब वो होता है कि ऐसी दवाई जिसका पेटेंट पीरियड खत्म हो जाता है, दैट इज बिकम जेनरिक मेडिसिन, की 20 साल के बाद इसको कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। भारत इज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर करती हैं, इवन वैक्सीनेशंस भी हम लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जेनरिक मेडिसिन को लेके एक बड़ा इशू उठता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स थी, ट्रिप्स आने के बाद उन लाइफ सेविंग ड्रग्स को हम लोग बिना पेटेंट राइट लिए मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे। तो थोड़ा हो हल्ला हुआ। दोहा राउंड में जो WTO का दोहा राउंड था, दोहा पे एक इनफॉर्मल डिक्लेरेशन दिया गया कि चलो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, नॉट वैक्सीनेशंस, लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उनको इंडिया मैन्युफैक्चर कर सकता है। दोहा डिक्लेरेशन में इस तरीके का थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया। बट राइट नाउ जो USA का वेवर आया है, USA के वेवर का मतलब ये है कि वो पेटेंट्स को लेके वेव करेंगे। बड़ी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने, जस्ट लाइक फाइजर, मॉडर्ना है, जितने भी वैक्सीन के पेटेंट्स अमेरिका में हैं, उनका जो ओपन प्रोटोटाइप मॉडल है उसको आप लोग कॉपी करके वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर सकते हो। बट दिस इज़ नॉट अ एंड ऑफ द रोड। ऐसा नहीं है कि जल्द से वैक्सीन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि चलो पेटेंट तो हम लोग कर लेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम लोग देख लेंगे कि जो भी उन्होंने मटेरियल यूज़ करा, सिमिलर मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसी फाइजर और मॉडर्ना लेके आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड mRNA, मैसेंजर RNA,
तो मैसेंजर आरएनए वो कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज अ ट्रेड सीक्रेट, है ना। उन्होंने मैन्युफैक्चर करके प्रोटोटाइप दिखा दिया कि दिस वाज द बेसिक आइडिया, बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज अ ट्रेड सीक्रेट, वो नहीं बताएंगे। और ये डिपेंड करेगा कि हमारी कंपनीज कन्विंस करें किसी को कि आप लोग हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनाएं। हर एक चीज़ रिवर्स इंजीनियरिंग से नहीं होती है। सो दिस इज़ अ लॉन्ग रोड अहेड, बट येस इंडिया के लिए ओवरऑल ये फ़ायदा होगा कि धीरे धीरे हम लोग हमारे इधर इस वेवर का फ़ायदा लेके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बूस्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज अ ओवरऑल लेक्चर ऑन दीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंटरनेशनली, इनके मीनिंग्स। हालांकि छोटा था लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैंने कवर करने की कोशिश करी। फिर भी कुछ रहता है तो जस्ट डू कमेंट करिए, या मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे भी चैट सेक्शन आप ड्रॉप कर सकते हो, तो आई विल रिस्पॉन्ड और हम लोग नई वीडियो सेशंस इस पर बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।